हेलो स्टूडेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, टुडे आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज हाई कोर्ट्स। तो आज हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। तो आज हाई कोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर को भी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर देखिए। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस देखना अपने आप, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे पार्ट्स में बंटा हुआ है। तो हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बारे में कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर जो 6 है हाई कोर्ट के बारे में, उसके हाई कोर्ट के बारे में कौन से पार्ट में बताया गया है? पार्ट नंबर 6। हमारा जो पार्ट नंबर 6 था वो था स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्टें आती है, जितनी भी बॉडीज हैं, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। और इसके लिए आर्टिकल थे 152 से 237। जब हम पार्ट पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 6 था स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे गवर्नर हैं वो भी इसमें आएंगे स्टेट गवर्नमेंट में, चीफ मिनिस्टर और जो अन्य मंत्री हैं वो भी। ठीक है, और हाई कोर्ट हो गई, सभी क्या है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे 152 से 237। तो अब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। तो हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के लिए इसमें आर्टिकल कवर होते हैं, आर्टिकल 214 से 231 तक। बात समझ में आई? तो हाई कोर्ट के बारे में 214 आर्टिकल से लेकर 231 आर्टिकल्स तक हमें हाई कोर्ट के बारे में चीजें बताई गई हैं। वो आज हम पढ़ेंगे भी कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन आ जाए भी हाई कोर्ट के बारे में कौन से पार्ट में वर्णन है, तो पार्ट नंबर 6। जैसे अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो उसमें है पार्ट नंबर 5, क्योंकि पार्ट नंबर 5 था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट में हमारी क्या होती हैं? हाई कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या है हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या चीज है। अब हम बात करें कैसे है हमारे, अगर हम बात करें हमारे जो देश है उसमें कोर्ट्स के 3 लेवल हैं। हमारा जो इंडिया है यहां पर 3 तरह के न्यायालय हैं, 3 प्रकार के लेवल हैं। सबसे नीचे लेवल पर होती है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट को हमारे सबसे ऊपर है, सबसे निचले लेवल पर, यानी जिलों जो हमारे देखो क्या होते हैं, पहले हमारे कंट्री हैं, कंट्री में हमारी बहुत सारी क्या है राज्य हैं, स्टेट्स हैं, स्टेट्स में क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे नीचे होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये इसमें 2 तरह की कोर्ट होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है? सबसे लोअर लेवल पर, सबसे लोअर लेवल पर जो कोर्ट होती है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट 2 तरह के होते हैं। क्या है? एक है हमारी सेशन कोर्ट और एक होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
देखो स्टूडेंट, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप जाकर देखना कोर्ट, वहां कोर्ट के बाहर एक कोर्ट में नंबर प्लेट लगी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एक होती है सेशन कोर्ट की। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो कोर्ट में क्या हो, सबसे पहले कोर्ट में क्या होता है, न्याय होता है, आदमी को इंसाफ मिलता है। लेकिन अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो जो सेशन कोर्ट होती है वो कौन से केस को सॉल्व करती है? क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केसेस होते हैं वो जाते हैं हमारी सेशन कोर्ट में, और जो हमारे होते हैं सिविल केस, सिविल केस होते हैं उन्हें सॉल्व करती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, पहले अगर बात करें सिविल और क्रिमिनल केस कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। देखो मान लो क्या है आपका, मान लो किसी आदमी के साथ जमीनी उनका विवाद है, आपका जमीन के मामले में क्या है, लैंड के मामले में आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो वाला केस कौन सा आएगा, उसे हम बोलते हैं सिविल केस। ठीक है, जैसे हमारे क्या होता है, तो हमारे कई औरतों पर दाज का केस आरोप करती हैं वो अपने ससुराल वालों पर, तो वो भी केस कौन सा आएगा, सिविल केस। क्रिमिनल में होता है जिसको आदमी को सजा दी जाए, उसका क्राइम हुआ, उसका कत्ल हो गया हो, मान लो किसी आदमी ने किसी पर्सन का कत्ल कर दिया, उस पर क्या फायरिंग कर दी, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, तो वो केसेस आते हैं क्रिमिनल केसेस में। ठीक है ना, जो हमारी आम परिवारों में केस चलते हैं, किसी तलाक का केस हो गया वैसा, वो हम बोलते हैं सिविल केस। ठीक है, डाइवोर्स केस किस में आएगा, सिविल केस में। तो जो सिविल केस होते हैं वो उनको सॉल्व करती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो क्रिमिनल केस होते हैं उसे हम बोलते हैं उनको सॉल्व करती है सेशन कोर्ट। ठीक है, तो ये सबसे लोअर लेवल पर हमारी कोर्ट होती हैं यहां। उसके बाद हमारा आता है लोअर लेवल से ऊपर आते हैं हमारे हाई कोर्ट। क्या आते हैं, हाई कोर्ट। तो इससे ऊपर होते हैं हाई कोर्ट, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे यूपी में अलग, पंजाब में अलग, राजस्थान में अलग, ऐसे। और सबसे ऊपर लेवल पर होते हैं हमारी सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ऊंची कोर्ट है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर लेवल पर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके फैसले को हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी मानना पड़ता है। तो सबसे ऊपर लेवल पर क्या है, हमारी सुप्रीम कोर्ट। मान लो क्या है, अगर कोई केस चल रहा है, मान लो किसी आदमी का केस चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, उसका फैसला आ गया, लेकिन वो आदमी उस फैसले से सहमत नहीं है, तो उसने आगे ऊपर वाले हाई कोर्ट में अपील कर दी, मेरा केस आप सॉल्व कीजिए। तो हाई कोर्ट ने भी क्या हुआ, उसके केस को सॉल्व किया, पर वो हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सहमत नहीं हुआ, तो फिर वो कहां पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे देती है उसको मानना ही पड़ता है उस आदमी को, और उन नीचे वाली हाई कोर्ट्स को भी। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर बाउंड होती हैं हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो समझ में, पहले हमारे 3 लेवल हैं कोर्ट के, सबसे ऊपर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, और सबसे नीचे हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आज हम, हाई कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तो भारत में एक ही होगा, वो कहां पर है, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है भारत में। लेकिन अब हम बात करें हाई कोर्ट की, तो सबसे पहले को हाई कोर्ट क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, हर एक राज्य का अपना अलग से एक हाई कोर्ट होता है। पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे वर्तमान में, एक बात करें, हमारे वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं। वर्तमान में हमारे 28 स्टेट्स हैं, प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं। सभी को पता है पहले हमारे 29 राज्य होते थे, 29, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर को स्टेट काटकर उसको यूटी बना दिया गया है, तो हमारे राज्यों की संख्या होगी 28 और यूटी है हमारी 8। समझ में आई। अब क्या है, अब पहले तो बात करें हमारे हाई कोर्ट हैं, जो टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं अब इंडिया में प्रेजेंट टाइम, टोटल हाई कोर्ट्स हैं 25। तो ये भी एक क्वेश्चन पहले हो जाता है भी, इंडिया में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है, हमारे देश में टोटल कितने उच्चतम न्यायालय हैं, तो वो है 25।
लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि सभी राज्यों का अपना खुद का हाई कोर्ट होता है। तो हमारे राज्य तो 8 हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इससे तो हमारे टोटल कितने हो गए, 28 और 8 36। तो हमारी 36 कोर्ट होनी चाहिए थी। देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। तो क्या है, कुछ जो हमारे राज्य हैं, यूटी हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन कोर्ट भी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो दोनों मिलकर, 2 से ज्यादा स्टेट ऐसी हैं जिनका सिर्फ एक हाई कोर्ट ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, हमारा जो स्टेट है पंजाब एंड हरियाणा, तो जो 2 स्टेट हैं ये, इनका जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ एक ही है। इनका हाई कोर्ट कौन सा है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बना हुआ है हाई कोर्ट। तो बात समझें कि पंजाब और हरियाणा स्टेट का सिर्फ एक हाई कोर्ट है, उनका अलग अलग हाई कोर्ट उनको नहीं दिए गए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि देखो हमारे जो हाई कोर्ट्स के बारे में संसद कानून पास कर सकती है। संसद क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, वो अगर चाहे तो वो 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी बना सकती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग हाई कोर्ट ही हो, ठीक है ना। तो ये बात है। तो ऐसे हमारे जो कोर्ट हैं उनकी संख्या कितनी है, 25 है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन से हाई कोर्ट है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब क्या है। तो वर्तमान में हमारे जो हाई कोर्ट्स की संख्या है वो 25 है, आप याद रखना 25, ठीक है। तो पहले कितनी थी, पहले अगर हम बात करें, अब 25 है, पहले हमारे कितने हाई कोर्ट थे, 24। अब हाल ही में 25th हाई कोर्ट कौन सा बना है, जब हमारे एक न्यू स्टेट बनी थी, सबको पता है, आंध्र प्रदेश को काटकर उसमें एक स्टेट निकाली गई थी, तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना एक राज्य है, 2014 में बना है, आंध्र प्रदेश को बांटकर, आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर कर। तो हमारी जो 25वीं हाई कोर्ट बनी है वो बनी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो 25वीं जो उच्चतम न्यायालय है वो कहां पर बना है, हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्या है, आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए अगर हम बात करें अब क्या है, अगर हम हाई कोर्ट के बैकग्राउंड की बात करें, हिस्ट्री की, तो हमारे सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट की स्थापना है, जो हाई कोर्ट का गठन कब हो चुका था। तो हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो तो हमारे ब्रिटिश के टाइम पर ही हो गई थी, 1862 में। हमारे जो भारत में हाई कोर्ट बने थे वो अंग्रेजों के टाइम पर ही बन चुके थे, ठीक है ना। तो 1862 में, 1862 में हमारे भारत में 3 हाई कोर्ट्स, 3 हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, 3 हाई कोर्ट्स, ठीक है ना। तो 1862 में ही क्या है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशों का राज था, तो उनके राज में हमारे उच्चतम न्यायालयों की स्थापना हो चुकी थी। तो 3 हाई कोर्ट्स बनाए थे उन्होंने। कहा, सभी को पता है, अंग्रेजों ने जब भारत पर राज कर रहे थे तो इन्होंने इंडिया के 3 कोनों पर अपना जो अधिकार पहले आकर स्थापित कर लिया था। इन्होंने 3 सूबे थे इनके, इधर था उनका बंगाल सूबा, भारत की बात करें, इंडिया के नक्शे की बात करें, इधर बंगाल था, नीचे था मद्रास, और इधर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। तो उन्होंने 3 हाई कोर्ट, देखो जैसे हम आज इंडिया की बात करें तो ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट है, यहां पर इन्होंने स्थापित किया था बॉम्बे हाई कोर्ट। यहां बंगाल में कौन सा था, बंगाल में जगह है कलकत्ता, तो उसका नाम था कलकत्ता हाई कोर्ट। और नीचे था हमारा मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक। तो 3 कोर्ट की स्थापना हुई थी शुरुआत में, 1862 में 3 कोर्ट,
और आगे चलकर इनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है, वर्तमान में 25 हो चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा था, कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय, तो वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है इंडिया का, और ये की स्थापना की थी जहां अंग्रेजों ने अपना किला बनाया था फोर्ट विलियम। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें नाम आएगा, अगर आपने पढ़ा सुना होगा फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने अलग अलग सूबों में अपने एक किले बनाए हुए थे, फैक्ट्रियां स्थापित की थी, तो फोर्ट विलियम में बना हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट, और सबसे पुराना हाई कोर्ट है इंडिया का, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे डिस्कस करते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बात करें, मैंने बताया आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हमें हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं। तो हमने इनमें सभी आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं करना है, जो जो आर्टिकल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल 214 क्या कहता है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। देखो, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। तो देखिए पहले क्या है, आर्टिकल हमारा 214 क्या कहता है कि हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ये बात कहां पे लिखी हुई है, आर्टिकल 214 में। बात समझ में आई कि हर एक राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में आर्टिकल में कही हुई है, 214 आर्टिकल में ये बात कही हुई है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 231। हम सीरियल वाइज नहीं करेंगे, हम एक दूसरे आर्टिकल को इंटरलिंक करेंगे, वो किसके बारे में बताता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है 231 आर्टिकल। 231 क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 231 क्या कहता है हमें कि हाई कोर्ट की स्थापना 2 से ज्यादा हाई कोर्ट, कि किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। यह बात की गई है आर्टिकल 231 में। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है, उनका अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है। तो क्या है, पहले मैंने इस आर्टिकल में बताया कि हर एक राज्य का हाई कोर्ट होगा। तो अगर हर एक राज्य का होगा तो फिर हम ये बात करें तो ये आर्टिकल तो इसके विरुद्ध हो गया, कि हमने यहां पर बात लिखी है कि हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। तो जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के 28 हाई कोर्ट होने चाहिए, ये बात मैंने कही। लेकिन यहां पर फिर अगर बात करें तो ये आर्टिकल तो इसका उल्लंघन कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, इसका बरखिलाफ नहीं। कि अगर चाहे, इसमें क्या है कि अगर जो हमारी पार्लियामेंट है ना, हमारी क्या है जो पार्लियामेंट यानी संसद, पार्लियामेंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संसद, तो हमारी पार्लियामेंट चाहे तो वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सिर्फ एक हाई कोर्ट की भी स्थापना कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है हमारे संविधान में। तो ऐसा नहीं है, ये भी अपनी जगह पर ठीक है और ये आर्टिकल भी अपनी जगह पर क्या है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब क्या है। तो दोनों आर्टिकल्स को ध्यान में रखना कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनका एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, ये बात की गई है आर्टिकल 231 में। और हाई कोर्ट, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये बात की हुई है आर्टिकल 214 में। आगे हम बात करते हैं अब हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट में क्या होगा, कौन होते हैं हाई कोर्ट में? जजेस होते हैं, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट में एक तो जजेस होते हैं और इनका एक मुख्य हेड होता है जिसे मुख्य, जिसे बोलते हैं चीफ जस्टिस। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होते हैं, एक होते हैं जजेस प्लस दूसरे होते हैं उनका चीफ जस्टिस, उनका एक मुख्य जज। बात समझ में आई? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है ना। तो जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वर्तमान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे टोटल 34 जज हैं, ठीक है। 34 का मतलब 33 जज हो गए प्लस एक हो गया उनका मुख्य जज, जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे 34 जज थे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में। तो जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है जब मान लो अगर ला लो 5-6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो, जब केस बढ़ने लग जाते हैं तो हमारे क्या है, जजों को ऐड किया जाता है, उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। तो इससे पहले 31 जज होते थे, अब 34 हैं। तो आगे वर्तमान में भी आगे चलकर फ्यूचर में भी इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है अगर केस बढ़ने लग जाए तो, क्योंकि बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े होते हैं अदालत में ऐसा। तो अगर हम बात करें हाई कोर्ट है, तो ऐसा नहीं भी हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो फिक्स नहीं है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे पंजाब में अलग होगी, यूपी में अलग होगी, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, तो जजों की संख्या फिक्स नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक ही है। यहां पर जजों की संख्या अलग अलग होगी अलग अलग राज्यों में। वो कैसे निर्धारित की जाती है वो देखते हैं भी उस स्टेट में कितने केस हैं। अगर किसी स्टेट में केसों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर जज भी ज्यादा नियुक्त किए जाएंगे। तो वो जजों की संख्या एक तो उस स्टेट की जनसंख्या के अकॉर्डिंग की जाती है, एक वहां पर देखे जाते हैं भी वहां पर केस कितने हैं, क्राइम कितने हो रहे हैं, वहां पर कितने केस पेंडिंग पड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, वो यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां पर केसेस भी सबसे ज्यादा होंगे अदालत में, तो वहां पर हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। और अगर और किसी स्टेट की बात करें जहां पर जनसंख्या भी कम है और वहां पर मुकदमे भी कम चलते हैं, वहां पर केसेस भी कम है, तो वहां पर जजों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो ये बात ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है। अब आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे हमारा आर्टिकल नंबर 219। अब हमारा है आर्टिकल नंबर 219, ठीक है। ये क्या है, पहले तो ये हमें बताता है ओथ और अफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ओथ और अफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। 219 में बताया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को की शपथ के बारे में, ओथ क्या है, ओथ का मीनिंग है शपथ। तो शपथ के बारे में बात की गई है कि हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाएगा। तो पहले इसमें मैं बात करता हूं, पहले तो क्या है, पहले में हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट है उसके 3 केसेस हैं हाई कोर्ट में। पहले देखते हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके तीनों के बारे में पहले हम देखते हैं क्या है। पहले तो बात है उनकी अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट
सेकंड है ओथ, थर्ड है उनका रेजिग्नेशन, यानी अगर उन्होंने अपना त्याग पत्र देना हो, अपनी पोस्ट से रिजाइन देना हो तो वो किनको देगा। इन तीनों को देखते हैं हम क्या है पहले। तो पहले तो क्या है, जो हाई कोर्ट का जज है उसे कौन नियुक्त करता है, पहले हम वो देखते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। बात समझो क्या है, पहले हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। ठीक है, पहले तो अगर हम बात करें कि जो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्त, अपॉइंटमेंट के बारे में है आर्टिकल नंबर 217। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना कि जो हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त है कौन करेगा, ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति के बारे में, और उसकी शपथ के बारे में है आर्टिकल 219 में। पहले तो बात है कि जो हाई कोर्ट का जजेस होते हैं उनको नियुक्त कौन करेगा, उनको नियुक्त करता है हमारे भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है हमारे हाई कोर्ट के जजेस को। लेकिन अब कैसे, अब इसमें बात ये आती है, पहले तो बात ये आती है भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करेगा, चार ऑप्शंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। अक्सर यहां पर स्टूडेंट गवर्नर लिख देते हैं, उनको पता है भी जिस हाई कोर्ट में उसने जज बनना है उस हाई कोर्ट, अब स्टेट, जैसे हम आप बात करते हैं हमारे जो राज्यों का हेड होता है वो होता है राज्यपाल, और हमारे जो देश का हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति काम करता है, सेम टू सेम राज्यों में काम करता है राज्यपाल यानी गवर्नर। तो स्टूडेंट यहां पर गवर्नर आंसर लेते हैं, वो गलत है। यहां पर अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, लेकिन वो किनकी एडवाइस से करता है, वो किसी की सलाह लेता है। राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में, चाहे वो पंजाब में उसको जज लगाना है, चाहे यूपी में, चाहे राजस्थान में, चाहे एमपी में, ऐसे। तो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य जज है, जिसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस स्टेट में उसे जज लगाना है उस स्टेट का राज्यपाल, तो वो दो लोगों की सलाह से प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करता है। बात समझ में आई? तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है कौन सी, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उस राज्य का जो स्टेट गवर्नर है। इन दोनों की का से विचार करता है, विचार विमर्श करता है, और तब उनको क्या होता है, तब उनको क्या करता है, वो अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट का, मैंने यहां पर बात की है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज और जिस स्टेट में उसे, जिस स्टेट की हाई कोर्ट में उसे नियुक्त करना है उस स्टेट के गवर्नर की सलाह लेता है, उसके बाद उसे अपॉइंट करता है कौन, राष्ट्रपति। तो ये बात कही हुई है आर्टिकल 217 में, तो है इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में। अब बात कर रहे हैं 219 है ओथ, तो इसको ओथ यानी शपथ कौन दिलाएगा, वो दिलाता है उस स्टेट का गवर्नर यानी राज्यपाल, कि जिस स्टेट में उसने हाई कोर्ट का जज नियुक्त होना है उस स्टेट का जो राज्यपाल होगा, उस स्टेट का जो गवर्नर होता है, वही क्या करता है, इसको शपथ दिलाता है, किसको, हाई कोर्ट के जज को। बात समझ में आई? तो हाई कोर्ट के जज को क्या है, ये शपथ दिलाता है। तो इसमें आ गया, तो यहां पर गवर्नर। अब तीसरी बात है रेजिग्नेशन, यानी क्या, त्याग पत्र। त्याग पत्र यानी किसी हाई कोर्ट के जजेस ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देना हो किसी भी कारणवश, बहुत से कारण हो सकते हैं त्याग पत्र देने के, तो वो त्याग पत्र किसे देगा, तो वो देगा भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है ना, तो गवर्नर को नहीं देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। तो यहां पर तीन है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज को नियुक्त भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, और उससे त्याग पत्र भी कौन पकड़ता है, भारत का राष्ट्रपति, लेकिन उसको शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है भारत, उस स्टेट का राज्यपाल यानी उस स्टेट का गवर्नर। बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है।
आइए आगे देखते हैं अब क्या है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनकी रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट एज, इनकी है रिटायरमेंट एज। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 वर्ष, 65 ईयर्स। ठीक है, और हाई कोर्ट के जजेस की जो एज होती है वो होती है 62 ईयर्स। तो ये है बात उनकी, 62 ईयर्स। बात समझ में आई? तो हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 62। ठीक है, बात समझ में आई? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की एज है वो 65 साल है और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। आगे देखते हैं अब क्या है। अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 221। नेक्स्ट क्या है हमारा? आर्टिकल 221 किसके बारे में है? ये सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस। कि जो जजेस का वेतन है, जो उनकी सैलरी है, सैलरी के बारे में आर्टिकल 221 में बात की गई है। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में। कौन से जजेस की? हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं ना हम टॉपिक, तो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में कहां पर बात की गई है? 221 में। अब पहले बात है कि जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी होगी वो आती कहां से है? ठीक है ना। अब देखो, जो हाई कोर्ट के जज को जो सैलरी आती है, अब देखो हमारे दो तरह की गवर्नमेंट है हमारे भारत में। एक राज्य केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। हमारे अब मान लो हमारे जो पर्सन है हमारे देश में, जो लोग सरकारी नौकरियों पर होते हैं, पदों पर, अगर जो कोई पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नौकरी है तो उसका जो उसकी सैलरी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट में देती है उसको, और जो आदमी सेंटर के अंडर काम करता है उसकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो कोई बड़ी पोस्ट पर है चाहे छोटे पद पर है, जो भी पर्सन है, वो सभी रेलवे कर्मचारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। उनका जो सैलरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने से आती है, उनके फंड से आती है। ठीक है। वही अब अगर कोई पर्सन है, मान लो अब पुलिस होती है, पुलिस है हमारे, जैसे पंजाब में जो पंजाब पुलिस होगी, यूपी की पुलिस होगी, वहां पर जो कांस्टेबल लगे होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से आती है। अब मैं बात करूं जो जजेस का सैलरी है, पहले तो सैलरी देखेंगे कितनी है, कितनी सैलरी है। देखो हमारे एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो उस स्टेट के हाई कोर्ट का मुख्य जज चीफ जस्टिस, प्लस जो अदर जज हैं, अदर जज। ठीक है ना। हर एक हाई कोर्ट में क्या होगा? एक तो होगा मुख्य जज जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो स्टेट के हाई कोर्ट है, और एक होते हैं अदर जज। अब क्या होगा? जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसकी होती है सैलरी होती है 2.5 लाख पर मंथ। ठीक है ना। ये टाइम टू टाइम क्या है, बढ़ती रहती है। तो अब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में इनकी 2.5 लाख पर मंथ इनकम है उस हाई कोर्ट के मुख्य जज की, मैं मुख्य जज की बात कर रहा हूं। और जो बाकी अदर जज हैं
उनकी है 2.25 यानी 2,25,000। इनकी है 2,50,000, 2,25,000 पर मंथ। तो ये होती है इनकी सैलरी। अब बात है कि जो, अब मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं यूपी स्टेट कि मान लो यूपी का हाई कोर्ट है, उसमें जो मुख्य जज, अदर जज, जो उनकी सैलरी होगी वो यूपी में उस स्टेट के फंड से आएगी, यूपी स्टेट गवर्नमेंट फंड। जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट का फंड है वहां से उनको सैलरी दी जाती है। लेकिन अब बात आती है जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी पेंशन, जब ये अपने पद पर होते हैं तब तो इनकी सैलरी, जिस स्टेट में ये जज बने हुए हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट अपने फंड से इनको सैलरी देती है। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट एज कितनी है इनकी 62 ईयर्स। रिटायरमेंट एज के बाद जो इनकी पेंशन लगती है, पेंशन कहां से आती है इनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से। तो ये बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से इसको पेंशन दी जाती है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी पीछे एक कारण है। अब क्या है भाई, जब ये अपने पद पर होते हैं तब उस स्टेट की गवर्नमेंट इनको क्या है, सैलरी देती है। लेकिन उस स्टेट की गवर्नमेंट को पेंशन क्यों नहीं देती? तो देखो स्टूडेंट, अब क्या है, कोई भी पर्सन मान लो क्या है, कोई पर्सन मान लो 50 साल की उम्र में जज बना हाई कोर्ट में। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जो जज होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक हाई कोर्ट में परमानेंट जज बना रहता है सारी उम्र। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई पर्सन है 50, पहले 2 साल उसने पंजाब हाई कोर्ट में काम किया, फिर उसने 3 साल यूपी के हाई कोर्ट में चला गया। ट्रांसफर भी होती है ना, जजों को ट्रांसफर किया जाता है एक हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट, फिर उसने काम किया एमपी की हाई कोर्ट में। तो ऐसे तो है नहीं कि उसने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक हाई कोर्ट में काम किया हो, ऐसा तो नहीं। तो वो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में वो काम करके आता है, उसकी 2-2, 3-3 साल के बाद ट्रांसफर की जाती है। तो ऐसा क्या है, अब जिस हाई कोर्ट में उसकी ट्रांसफर होती रहती है वहां, अब मान लो जब वो पंजाब हाई कोर्ट में जज था तब उसकी सैलरी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आती थी। जब वो यूपी में ट्रांसफर हो गए जज के तौर पर तब उनकी सैलरी यूपी गवर्नमेंट देने लगी। जब वो एमपी में ट्रांसफर हो गए जज बनकर तो वहां उसकी सैलरी क्या है, एमपी गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब बात आती है पेंशन की, तो अब जब वो रिटायर हो गया तो ऐसे तो क्या अब स्टेटों के बीच में रौला पड़ जाएगा। अब पंजाब गवर्नमेंट को कहे कि आप इस जज को जो पेंशन है वो आप देंगे, वो कहोगे मैं क्यों दूं, उसने आपकी कोर्ट में भी तो काम किया है ना। तो ऐसा तो नहीं है 3 कोर्ट में काम, तीनों उसको अलग अलग पेंशन देंगे, ऐसा नहीं। तो ऐसा क्या, ऐसे तो स्टेटों में क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा आपस में। वो कहेगा आप उसको पेंशन लगाओ, वो कहेगा आप इसको पेंशन दो आपको। तो उसके निपटारे के लिए क्या, उसकी जो पेंशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो उसकी पेंशन, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से आती है। लेकिन जब वो अपने पद पर होता है तो जिस राज्य में वह जज बना हुआ है वहां से उसको क्या मिलती है, उसको सैलरी दी जाती है। तो मुख्य जज की सैलरी है 2.5 लाख पर मंथ और बाकी जजों की सैलरी है 2,25,000 2.25 लाख पर मंथ। ठीक है, बात समझ में आई? तो आगे देखते हैं अब क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस मामले में। हम आगे देखते हैं अब क्या है। पहले आगे एक और चीज डिस्कस करते हैं, क्या है। अब मैंने आपको बताया कि जो हाई कोर्ट में जजेस होंगे, ठीक है ना। अब कोई भी हाई कोर्ट है, चाहे किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट है, अब वहां पर जो हाई कोर्ट में जजों की संख्या है वो फिक्स नहीं है।
अलग अलग राज्यों में अलग अलग जजों की संख्या, मान लो किसी में 10 भी हो सकते हैं जज, किसी में 5 भी हो सकते हैं, किसी में 25 भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वो उस स्टेट की जनसंख्या और वहां पे कितने मामले पेंडिंग पे हैं, वहां पे केस कितने अधिक हैं, ज्यादा केस हैं, तो वहां पर जजों को ज्यादा नियुक्त किया जाता है। तो ये जजों की संख्या है वो डिसाइड कौन करता है कि इस स्टेट में इतने जज होने चाहिए, इस स्टेट में जजों की गिनती 5 रखनी चाहिए। अब किसी की स्टेट की जनसंख्या कम है तो वहां पर 5 जज चाहिए, किसी स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है और वहां पर केसेस भी बहुत पड़े हैं तो वहां पर जजों की संख्या ज्यादा होगी। ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। किसकी सलाह लेते हैं वो? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सलाह से वो जजों की संख्या डिसाइड करते हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये भी एक बात है कि जजों की संख्या है वो कौन डिसाइड करते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति। बात समझ में आई? आगे हम देखते हैं अब क्या है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 223, आर्टिकल नंबर 223। लिखो पहले क्या है, क्या लिखा हुआ इसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। पहले लिखो इसको क्या है। आर्टिकल 223 है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखो यहां पर मैं वर्ड बोला है एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेम्पररी तौर पर चीफ जस्टिस। देखो एक्टिंग का मतलब बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे मूवी बनी थी भाग मिल्खा भाग, ठीक है। मैं बात करूं भाग मिल्खा भाग किन पर बनी है ये मूवी? जो सरदार मिल्खा सिंह है जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जो फिल्म बनी है उसमें मिल्खा सिंह ने खुद तो नहीं एक्टिंग की। मिल्खा सिंह का किरदार किसने निभाया? हमारे फरहान अख्तर थे जो, उन्होंने क्या है मिल्खा सिंह का किरदार निभाया। तो उन्होंने मिल्खा सिंह की क्या की है फिल्म में? एक्टिंग की है। तो क्या है वो खुद तो मिल्खा सिंह है नहीं। ऐसी क्या है एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं कि एक टेम्पररी तौर पर उनकी जगह पर रखना। मान लो क्या है, कोई अगर हाई कोर्ट है, किसी भी राज्य में हाई कोर्ट में क्या होता है, एक मुख्य जज होता है जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस। वो मान लो किसी वजह से अपने पद पर नहीं है, वो छुट्टियों पर गया हुआ है, या किसी वजह से उसका जब स्थान खाली पड़ा है, जब कोई मुख्य जज, किसी स्टेट का मुख्य जज क्या है अपनी पद पर नहीं बैठा है, विराजमान नहीं है, क्या है उसका पद खाली पड़ा है, उसकी जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी है कि अब उस वैकेंसी पर कोई और आकर मुख्य जज अभी नियुक्त नहीं हुआ है, तो फिर उस टाइम थोड़े टाइम के लिए वहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कि जब तक परमानेंट तौर पर मुख्य जज नहीं चुना जाता तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। जैसे क्या है, मान लो कोई हाई कोर्ट है, उसका जो मुख्य जज है वो नहीं है, तो वो जो उसके बाकी जजेस हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसने जज के काम करते 5-10 साल हो गए, उसको एक्सपीरियंस काफी है, तो राष्ट्रपति से कुछ टाइम के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है, जब तक कि मुख्य जज नहीं आ जाता, किसी वजह से उसका जो स्थान है वो खाली पड़ा है वहां पर। तो वहां तो अपॉइंटमेंट की जाती है आर्टिकल 223 में। उसको अपॉइंट करेगा कौन? एक्टिंग चीफ जस्टिस को। तो वो भी कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।